इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 5वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है नागरी लिपि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं नागरी लिपि चैप्टर का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। ऑप्शन है 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी या फिर 1023 ईस्वी। तो दूसरा का सही आंसर ए हो जाएगा 1020 ईस्वी। बेतमा दान पत्र हमें 1020 ईस्वी के समय का मिलता है। ठीक है, मतलब बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी के समय का है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन है 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर 4थी सदी। तो तीसरा का सही आंसर ए हो जाएगा 8वीं सदी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो चौथा का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मराठी भाषा में। ठीक है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की। हम आपको बता दें कि हम जितने सारे भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। मूले, जिनका पूरा नाम है गुणाकर मूले, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा में। ठीक है, गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हम आपको बताए थे कि नेपाली, नेवारी, मैथिली, हिंदी, संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 1935, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, आठवां का सही आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। इन्होंने किस पुस्तक में अपनी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में अपनी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। संस्कृति में या फिर अक्षर कथा में या फिर प्राचीन भारत का इतिहास में या फिर पूरा लिपि शास्त्र में। कौन किताब का नाम है, तो 9वां का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अक्षर कथा। गुणाकर मूले ने अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा अक्षर कथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर या बिलासपुर या देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा।
ठीक है, गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। हम आपको बताए थे कहानी के सारांश में या फिर क्वेश्चन में कि देवनगर कहा जाता था, इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा है। ठीक है, गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, मतलब जो बांग्ला लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की क्या लगती है। रिलेशन यहां पर पूछ रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या लगती है। ऑप्शन है पुत्री, बहन या भगनी या फिर बहू। तो हम आपको बताए थे कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन लगती है। ठीक है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। तो हम आपको बताए थे कि जो वीर केरलस शब्द था वह नागरी लिपि में ही लिखा गया था, इसलिए 12 का सही आंसर ए हो जाएगा, नागरी लिपि में। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर जो शब्द लिखा गया था वीर केरलस, वह नागरी लिपि में ही लिखा गया था। चलिए 12 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। देवगिरी के राजाओं का या फिर विजयनगर के राजाओं का या राष्ट्रकूट के राजाओं का या चोल राजाओं का। तो 13 का सही आंसर बी हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजयनगर के राजाओं का। हम आपको बताए थे कि विजयनगर के राजाओं के लेखों के ही नाम को नंदी नागरी नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागर शैली। तो 14 का सही आंसर डी हो जाएगा, नागर शैली हो जाएगा। चलिए उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली का क्या नाम है, नागर शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। 2 सदी पहले या फिर 2 दशक पहले या 20वीं सदी में या फिर 11वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के जो टाइप बने वह 2 सदी पहले बना था। ठीक है, तो 15 का सही आंसर ए हो जाएगा, 2 सदी पहले। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब पूरे देश में इसका प्रचलन था, पूरे देश में यह लिपि लिखी या बोली जाती थी। तो 15वीं सदी में या फिर ईसा पूर्व के काल में या 8वीं से 11वीं सदी में या फिर कभी नहीं। तो हम आपको बताए थे कि नागरी लिपि 8वीं से 11वीं सदी के बीच में एक सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब 8वीं से 11वीं सदी होते होते यह एक सार्वदेशिक लिपि बन गया था, मतलब पूरे देश में यह लिपि लिखा या बोले जाने लगा था। चलिए 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता था, तो सिद्धम कहा जाता था। चलिए 17 का डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। ऑप्शन है 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या फिर 4500 से अधिक। तो 18 का सही आंसर बी हो जाएगा, 2500 से अधिक। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है गुणाकर मूले, नलिन बिलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का एक, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ही भारतीय लिपियों की कहानी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो भारतीय लिपियों की कहानी के रचनाकार कौन है,
गुणाकर मूले। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? ठीक है, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं या फिर 15वीं सदी से? तो 20 का सही आंसर ए हो जाएगा, 12वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ठीक है, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? तो 12वीं सदी से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? जो इस चैप्टर के राइटर हैं गुणाकर मूले, उनकी मृत्यु कब हुई? देखिए, जब भी गुणाकर मूले का नाम आता है हम आपको यह जरूर बोलते हैं कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जाम में हमेशा राइटर का नाम पूछ देता है कि इस चैप्टर के कहानीकार कौन है। आपसे पूछ देगा कि नागरी लिपि के रचनाकार कौन है। इसलिए हम बार बार आपको याद दिला देते हैं, जिससे आपको सभी चीजें देखते देखते ही याद हो जाए। ठीक है, तो गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में गुणाकर मूले की मृत्यु हो गई थी। चलिए 21 का डी आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति मतलब राम सीता की फोटो लगवाए थे और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति लगवाई और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। तो 22 का सी आंसर सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन हैं? ठीक है, तो नागरी लिपि शीर्षक के जो निबंधकार हैं उनका नाम है गुणाकर मूले, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। चलिए तो 23 का ए आंसर सही हो जाएगा, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक जो है वो पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से ही नागरी लिपि शीर्षक को लिया गया है। तो 24 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हम आपको पहले बताए थे कि नेपाली, नेवारी, मराठा, मैथिली, हिंदी, संस्कृत सभी भाषाएं की लिपि जो है वह देवनागरी ही है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किस चीज से है? तो 26 का ए आंसर सही हो जाएगा, सिक्कों से। ठीक है, सिक्कों से टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से। 26 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ध्यान से समझिएगा, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है किस चीज से है? जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है या सिख धर्म से है या वैष्णव धर्म से है? तो श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। 27 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, सिद्धम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिद्धम क्या है? मंत्र है या सिद्ध योगी है या साधु है या फिर एक प्रकार की लिपि है? तो सिद्धम जो है वो एक प्रकार की लिपि है। हम आपको कहानी के सारांश में भी बता चुके हैं कि सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। चलिए 28 का डी आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ठीक है, प्रयाग को, काशी को, मथुरा को या फिर उज्जैन को? तो 29 का बी आंसर सही हो जाएगा, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। सॉरी, हम देवनागरी बोल रहे थे, यहाँ पर काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद या तुलसी या वाल्मीकि या फिर निराला? तो 30 का ए आंसर सही हो जाएगा, सरहपाद जो हैं वो हिंदी के आदि कवि हैं। ठीक है, 30 का ए आंसर सही हो जाएगा, सरहपाद। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमोघ वर्ष कौन था?
बस 2-4 क्वेश्चन ही और है, इसलिए आप चिंता न करें, बहुत जल्द ही आपका ये वीडियो अब समाप्त होने वाला है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था? ठीक है, एक विद्वान था या फिर एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था या फिर एक राजवैद्य था? तो अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 31 का बी आंसर सही हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है, अमोघ वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज, हम आपको कहानी के सारांश में बताए हैं कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत में या फिर हिंदी में। तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वह संस्कृत भाषा में है। ठीक है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेतमा कहाँ है? ठीक है, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है या इलाहाबाद के पास है या पुणे के पास है या फिर पटना के पास है? तो बेतमा जो है वह इंदौर के पास है। 33 का ए आंसर सही हो जाएगा, इंदौर के पास। ठीक है, बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन है महेंद्रपाल, राजा वर्गुन, राजा भोज या श्रीगंग राजा। तो 34 का बी आंसर सही हो जाएगा, राजा बरगुन। ठीक है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा बरगुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में टोटल आपको 34 क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इन 34 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए फिर हम अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर, छठे चैप्टर, जिसका शीर्षक का नाम है बहादुर, तो अगले चैप्टर में हम आपको बहादुर शिक्षक को ही बताएंगे। उस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग बताएंगे। तो चलिए अगला चैप्टर जरूर देखिएगा, अगला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपको अगला वीडियो मिल पाएगा, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा पाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम फिर मिलेंगे।